हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्राइपॉड क्लासेस पर। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मैथ में हम स्टार्ट किए थे प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो कि पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, हमें लगता है कि आप लोग वो सारे वीडियोस देखे होंगे और आप उन सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझे होंगे, उन सवालों को अच्छे से लगाए होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप टच कर होंगे जब उस चैप्टर का। तो उसमें का एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों से नहीं आ रहा होगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ाएंगे आप लोगों को संतत एवं अपनेता। संतत एवं अपनेता क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपका कम से कम 4-5 चैप्टर जो है वो लिंक है। मतलब अगर आप ये चैप्टर पढ़ते हैं तो आपका 4-5 चैप्टर कवर होंगे। बातें समझ में आ रही है? अगर आप इस चैप्टर को मिस करेंगे मेरे भाई तो फिर समस्या है आपके लिए होगा, 5 चैप्टर आप गंवा बैठेंगे। बात को समझिए, एक क्लास का यानी कक्षा 12 का जो मैथ का सिलेबस है उसमें 50% सिलेबस जो है वो अवकलन एवं समाकलन कवर करता है मेरे प्यारे भाई। तो समाकलन आपको तभी आएगा जब आप अवकलन पढ़ेंगे अच्छे से। अवकलन आप पढ़ेंगे तब समाकलन कर सकेंगे। बातें समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम इसके दो पीछे वाला जो चैप्टर्स है जैसे कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, उन दोनों चैप्टर को फिलहाल ब्रेक लगा रहे हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरे प्यारे भाई ये जो दो चैप्टर्स है वो थोड़ा सा आसान है, उसके कंसेप्ट जो है वो आसान है ना। तो उसको हम लोग बाद में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, उनको कम समय में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो चैप्टर है इसको आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा और चीजों को गहराई से समझनी होगी मेरे प्यारे भाई। तो कृपया करके आप वीडियो में आए हैं तो इस वीडियो को आज से स्टार्ट करिए देखना, और जब तक ये कंप्लीट नहीं हो रहा है पूरा सिलेबस, पूरा चैप्टर, तब तक आप बने रहिए। तब जाके आपको अवकलन और समाकलन का आप कहेंगे कि यार कितना आसान है। ठीक है ना, तो भ्रम निकाल दीजिए कि अवकलन और समाकलन क्या है, कठिन है मेरे प्यारे भाई। आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, समझिए कि अवकलन और समाकलन जब आपके लिए कुछ भी नहीं है। बातें समझ में आ रही है? तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सान्तत्य। ठीक है, 5.1 जो चैप्टर है उसमें सान्तत्य पढ़ना है। उसके बाद से जब 5.2 पे पहुंचेंगे तो वहां से अवकलन की शुरुआत होती है। वहां से अवकलन हम पढ़ते जाएंगे, हर एक प्रकार की, हर एक वैरायटी की जितने भी सवाल है अवकलन के, सारे सवाल को बारी बारी से कंसेप्ट के साथ इजी वे में हम समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज कृपया करके मेरे प्यारे भाई वीडियो को मिस मत करिएगा एक भी, है ना। विनम्र निवेदन है आप लोगों से, आप लोगों की फायदा और उज्जवल भविष्य के लिए हम ये आप लोगों से बोल रहे हैं। बातें समझ में आ रही है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस। सान्तत्य पढ़ाना है हमें, ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई। सान्तत्य होता क्या है जरा आप लोग हमें बताइए। देखिए, सान्तत्य भी बोलते हैं, है ना, संतत भी बोलते हैं, संतत। ठीक है, दोनों बात एक ही है। इसको ना कंटिन्यूस बोलते हैं, कंटिन्यूस, कंटिन्यूटी बोल सकते हैं आप लोग, कंटिन्यूटी। ठीक है भाई, ध्यान से समझिए संतत होता क्या है बताइए। सर आप बोलेंगे सर हिंदी से आसान तो अंग्रेजी लग रहा है ना। कंटिन्यूटी जिसमें हो वही क्या कहलाएगा? संतत कहलाएगा मेरे प्यारे भाई। लगातार, कहीं ब्रेक ना हो। बातें समझ में आ रही है? कहीं भी ब्रेक ना हो जिसमें, उसी को क्या बोलेंगे? कंटिन्यूटी। उसी को क्या बोलेंगे? संतत। मेरे प्यारे भाई यहाँ पे हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं, फलन की बात कर रहे हैं। तो किसमें ब्रेक लग रहा है, किसमें ब्रेक नहीं लग रहा है, दुनियादारी से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ मतलब है फलन से। सर फलन से, फलन से कैसे मतलब है जरा ध्यान से समझिए। फलन, फलन को ही बोलते हैं हम लोग फंक्शन। क्या बोलते हैं? फंक्शन मेरे प्यारे भाई। देखिए, गणित में जितने भी प्रकार के फलन है, अब हर एक फलन का अपना अलग अलग एक ग्राफ होता है। ठीक है ना। संतत को समझना है तो हम किसकी मदद से समझेंगे? तो फलन के ग्राफ की मदद से समझेंगे। मतलब ये है
कि फलन जितने भी प्रकार के होते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए एफ एक्स बराबर 5x, ये एक प्रकार का फलन है। एक्स का क्या है, ये फंक्शन जो है वो एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो हर एक फंक्शन का अपना एक ग्राफ होता है, ठीक है। हर एक फंक्शन का अपना एक क्या होता है, ग्राफ होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा बताओ संतत किसे कहते हैं, आप मेरे प्यारे भाई एक लाइन में आंसर दीजिएगा कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाते समय ऐसा लिखिएगा, किसी भी फलन ग्राफ बनाते समय पेंसिल या कलम, पेंसिल कलम लिख लीजिए, हाथ लिख लीजिए, किसी भी फलन का ग्राफ बनाते समय हाथ उठाने की जरूरत ना पड़े मेरे प्यारे भाई। हाथ उठाने का मतलब हुआ कि अगर आप पेंसिल से बना रहे हैं तो एक ही बार में वो बन जाए बिना हाथ को उठाए। बातें समझ में आ रही है। अगर आप पेन लिए हैं तो एक ही बार में वो ग्राफ जो है बन जाए बिना कलम को उठाए। तो सेंस को समझिए, हाथ बोलने का मतलब यही हुआ कि अगर आप पेंसिल से बना रहे हैं तो दोबारा पेंसिल उठाने की जरूरत ना पड़े, या फिर आप पेन से बना रहे हैं तो दोबारा पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे ग्राफ को, ऐसे फलन को हम लोग क्या बोलेंगे, संतत है कि लगातार इसका ग्राफ बन जा रहा है मेरे प्यारे भाई। बातें समझ में आ रही है। सीधा सीधा आप बोलेंगे कि जिस फंक्शन का ग्राफ बनाने में पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं, संतत कहलाते हैं मेरे प्यारे भाई। जैसे जैसे साइन एक्स जो होता है, साइन एक्स, इसका ग्राफ बहुत कॉमन होता है और इसका ग्राफ मेरे प्यारे भाई सबको पता भी होता है। देखिए साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, जरा आप लोग हमें बताइए। आप बताएंगे सर साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है। भावनाओं पे जाइएगा, चित्र पे मत जाइएगा मेरे प्यारे भाई, क्योंकि चित्र हमको अच्छे से बनाने नहीं आता है ना। सेंस को, भावनाओं को समझिएगा ऐसे, ठीक है। तो देखिए यहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है, क्या पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है? आप बोलेंगे नहीं सर, पेन उठाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो साइन एक्स है, साइन एक्स, ये यक्स के प्रत्येक मान पे क्या है, संतत है, क्योंकि यक्स बराबर किसी भी बिंदु पर पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इसका मतलब ये साइन एक्स क्या कहलाएगा, यक्स के प्रत्येक मान पे क्या कहलाएगा, संतत कहलाएगा मेरे प्यारे भाई। और ग्राफ देखिए cos x का ग्राफ कैसे बनता है, cos x का, cos x का आप बोलेंगे ये यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से ऐसे बनता है। cos x का ग्राफ कहां से बनता है, ऐसे, ठीक है भाई। देखिए cos x का ग्राफ भी प्रारंभिक बिंदु से उठा करके आप जब ग्राफ बनाने जा रहे हैं तो एक भी बार अपना पेन या फिर अपना पेंसिल आपको उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इसका मतलब cos x भी जो है sin x की तरह x के प्रत्येक मान पे क्या है, संतत है। बातें समझ में आ रही है? आप कहेंगे यस सर, ग्राफ की मदद से तो बहुत मजा आ रहा है। मान लीजिए मेरे भाई y बराबर यक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। इसका ग्राफ आप सभी को पता होगा, पता है ना, इसको नहीं पता है भाई, इसका ग्राफ सबको पता होगा। इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे, जिसका पावर सिंगल होता है उसके तरफ वो खुलता है, ठीक है।
देखिए यक्स के, देखिए इसका ग्राफ बनाइए, यहाँ से इन्फिनिट से बनाते हुए आ रहे हैं, ग्राफ उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, y बराबर एक्स स्क्वायर जो है फंक्शन है, परवलय का है ग्राफ, ये भी क्या है, यक्स के प्रत्येक मान पे क्या है वो संतत है। हम कह नहीं रहे, वो दिख रहा है हमें, देखिए आपको नहीं दिख रहा है ना, आप पेन उठाएं और लगातार बढ़ा दिए, पेन उठाने की जरूरत पड़ी ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, संतत हुआ, है ना। आगे बढ़िए, मॉड एक्स को देख लीजिए, मॉड एक्स को, मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है वो, आप बोलेंगे सर तीखा कोना बनता है, तीखा कोना ऐसे, मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पे ना बाबू शार्प एज होता है, तीखा कोना होता है, यहाँ पे इस ग्राफ के टूटने के चांसेस होते हैं, यहाँ पे लेकिन टूटता नहीं है, जुड़ा रहता है उसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी मॉड एक्स का ग्राफ बनाने के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ सर, मॉड एक्स भी क्या है, संतत है, यक्स के प्रत्येक मान पे मॉड एक्स क्या है, संतत है। गुड, आगे बढ़िए, और भी तमाम सारे फंक्शन होते हैं। जैसे मान लीजिए आप 10x का ग्राफ बनाते हैं, 10x का ग्राफ, तो इसका ग्राफ कैसे बनता है जरा आप बताइए। आप कहेंगे सर इसका ग्राफ तो थोड़ा सा कठिन होता है, इसका ग्राफ तो थोड़ा सा कठिन बनता है, ठीक है। यहां से आता है 0 पर, ऐसे चला जाता है, यहां से आता है ऐसे चला जाता है, ऐसे आता है, देख रहे हैं। यहां से आप पेन उठाए हैं, यहां से बनाना स्टार्ट किए हैं, तो ऐसे ऐसे आते आते यहाँ पे रोकना पड़ गया, पेन उठाना पड़ गया मेरे भाई, फिर आप यहाँ से स्टार्ट कर दिए, फिर ऐसे बनाते बनाते हैं, फिर पेन उठाना पड़ जा रहा है, फिर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मतलब जो 10x है वो यक्स के प्रत्येक मान पे संतत ही नहीं है, क्योंकि इसका ग्राफ बनाने के लिए पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है। बात समझ में आ रही है मेरे भाई। यहाँ पे दो प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे आप लोगों से। ये पूछा जाएगा कि क्या x के प्रत्येक मान पे 10x संतत है, आप बोलेंगे सर नहीं, क्योंकि यक्स के प्रत्येक मान पे कहीं ना कहीं पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। लेकिन सवाल दूसरे तरीके से कैसे पूछेगा, कहेगा कि सर, कहेगा कि यक्स के एक छोटे से अंतराल में बताइए, इस अंतराल में है जो 10x है वो संतत है कि नहीं है। छोटे से अंतराल यानी मान लो पूछ दिया मेरे भाई -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में, बस सर जी बच्चा लोग इसके बारे में बताइए, -π/2 और +π/2 के बीच में बस बताइए 10x संतत है कि नहीं है। अरे ओवरऑल माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक मत बताइए, उसमें तो हमको दिख रहा है कि वो संतत है ही नहीं क्योंकि टूट रहा है। बस ना आप छोटा सा जो अंतराल है -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में, बस उसके बीच में बता दीजिए संतत है कि नहीं है। आप बोलेंगे सर लीजिए, जब हम इसके बीच में ग्राफ बना रहे हैं तो कहीं भी ब्रेक ही नहीं हो रहा है, -π/2 और +π/2 के बीच में जब हम ग्राफ बना रहे हैं तो कहीं ब्रेक ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब 10x जो है वो यक्स के प्रत्येक मान पे संतत नहीं है। लेकिन अगर आप छोटे छोटे अंतराल में पूछेंगे, छोटे छोटे अंतराल में पूछेंगे मेरे प्यारे भाई, छोटे छोटे अंतराल में पूछेंगे तो हम बोल सकते हैं कि 10x क्या है, संतत है। बात समझ में आई। सवाल आपसे है, बताइए 10x जो है -π/2 से +π/2 के बीच में संतत है, आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल संतत है, क्योंकि इस अंतराल में ये ब्रेक ही नहीं हो रहा है। बस ये ध्यान देना है मेरे प्यारे भाई कि ग्राफ कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, जहां पे ब्रेक होगा वहां पे संतत नहीं है, जहां पे ब्रेक नहीं होगा वहां पे संतत है। जैसे पूछेगा π/2 पर 10x संतत है, आप बोलेंगे नहीं क्योंकि इस पे ब्रेक हो रहा है। आगे बढ़िए, π/2 से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो 120 अंश आएगा, 10 120 अंश पे ये 10x संतत है, आप बोलेंगे यस सर संतत है, क्योंकि इस पे ब्रेक ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई ना कोई बिंदु आ रहा है, फंक्शन का मान प्राप्त हो रहा है। एक साधारण लाइन में ये भी बोल सकते हैं कि यक्स के जिस मान पर, संतत किसे कहेंगे ध्यान से समझिए, यक्स के जिस मान पर फंक्शन की वैल्यू प्राप्त होती है, यक्स के जिस
मान पर फलन की वैल्यू प्राप्त होती है उस बिंदु पर बातें समझ में आ रही है मेरे प्यारे भाई? देखिए, अगर कोई पूछेगा कि बताइए संतत यक्स के किस मान पे फलन संतत है कि नहीं, कोई मान दे देगा यक्स बराबर इतना देगा, कहेगा इस पे बताइए संतत है कि नहीं, आप कहेंगे मान लेकर के चेक करेंगे। अगर एक्स का मान एक्स के मान पर फंक्शन की वैल्यू प्राप्त हो रही है तो आप कहेंगे संतत है। अगर यक्स के मान पे फलन का मान प्राप्त नहीं हो रहा है तो उस बिंदु पे संतत नहीं है। आपको पता है मेरे प्यारे भाई कि जो 10x होता है ना, 10x वो यक्स के प्रत्येक मान पे तो वैल्यू देता है। 10x जो है, डोमेन की बात करते हैं, डोमेन की, 10x जो है वो x के प्रत्येक मान पे तो संतत होता है। रियल नंबर पे x के माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट के बीच में सारे मानों पे 10x का मान प्राप्त होता है, यानी 10x x के प्रत्येक मान पे संतत है। लेकिन सर हमको पता है कि 10x बराबर होता है sin x बटे cos x, यानी cos x यक्स के जिस जिस मान पर cos x जो है वो यक्स के जिस जिस मान पर जीरो होगा उस पे 10x की वैल्यू प्राप्त नहीं होगी। यानी यक्स के जिस जिस मान पर cos x जीरो होगा उस पे फंक्शन संतत नहीं होगा। बातें समझ में आ रही है? यानी अगर हम इसको निकाल दें cos x किस पे जीरो होता है तो आप लोगों को पता होगा 2n प्लस पाई बाई 2n प्लस 1 पाई बाई 2, n जो है वो z है, ठीक है। यानी इस अंतराल में इसमें यक्स के इन मानों पे 10x क्या होगा, संतत होगा। बातें समझ में आ रही है? ग्राफ की मदद से बता दिए ना कि कौन सा फंक्शन संतत होगा, कौन सा फंक्शन संतत नहीं होगा। बताइए भाई क्या समस्या है आप लोगों को? और भी सारे ग्राफ है जिसको बनाना आसान है। ग्राफ की मदद से आप फलन को, किसी भी फलन को बड़ी ही आसानी से संतत बता सकते हैं कि वो किस पॉइंट पे संतत है और किस पॉइंट पे संतत नहीं है। सीधे क्लियर ग्राफ की मदद से बता सकते हैं। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि क्या हर एक फंक्शन का ग्राफ बनाना पॉसिबल है? मेरे प्यारे भाई कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं ना जिसका ग्राफ बनाना थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो सर उसके लिए क्या करें फिर? क्या एग्जाम में आएगा, इस मान लीजिए कोई कठिन सवाल दे दिया, कहेगा कि बताइए संतत है कि नहीं है, तो क्या हम ग्राफ बनाने जाएंगे? बोलिए, तब तो ग्राफ बनाते ही रह जाएंगे, बिंदु निकालते रह जाएंगे, ग्राफ बनाते ही रह जाएंगे। उसके लिए एक छोटा सा साधारण सा कंसेप्ट है जिसकी सहायता से आप बिना ग्राफ बनाए ही बता सकते हैं कि कोई भी फंक्शन किस बिंदु पे संतत है और किस बिंदु पे संतत नहीं है। एग्जाम में यही पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि यक्स के प्रत्येक मान पे बताइए, ऐसे नहीं पूछेगा। बस ना यक्स का एक छोटा सा मान दे देगा, बताइए यक्स बराबर 5 पर, बताइए यक्स बराबर 2 पर, बताइए यक्स बराबर -1 पर फलन संतत है कि नहीं, ऐसे पूछेगा। ऐसे नहीं कहेगा कि यक्स के, समझ में आ रहा है ना क्या बोला है? एक छोटे से मान पे पूछना, एक छोटे से बिंदु पे बस पूछता है। जैसे इसी सवाल में ऐसे पूछेगा, मान लीजिए सवाल दे दिया 10x, ठीक है, कहेगा कि यक्स के ना प्रत्येक मान में मत बताइए, यक्स के ना बस ना पाई बाई 2 पे बता दीजिए। चलिए एक बिंदु देगा यक्स बराबर बस पाई बाई 2 पे, कहेगा कि फलन संतत है कि नहीं है। तो आप तो दिमाग लगाएंगे, कहेंगे अरे ये तो 10x है, कॉस नीचे रहता है, 10x में कॉस कहाँ रहता है, नीचे। अब पाई बाई 2 पे कॉस 0 होता है, जब कॉस 0 होगा वो नीचे है तो फिर 10x का मान निकल ही नहीं पाएगा। अब अभी सर बताया है कि यक्स के जिस मान पे फलन की वैल्यू प्राप्त होगी बस उसी बिंदु पर फंक्शन संतत होगा। लेकिन ये तो पाई बाई 2 पे फलन का मान प्राप्त ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब यक्स के उस मान पर फलन संतत नहीं है।
बात तो समझ में आ रही है? आप बोलेंगे यस सर। चलिए मेरे प्यारे भाई, अब बिना ग्राफ बनाए हम कैसे बता सकते हैं कि कोई भी फलन संतत है कि नहीं है? ठीक है, ध्यान से समझिए, ध्यान से ध्यान से समझिए। एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं, हाँ, थोड़ा ओपन जाओ। ठीक है, मान लीजिए ये ग्राफ बना दिया, ठीक है। अब कहेगा ना यक्स के इस मान पे जांच करिए, यक्स के यक्स बराबर एक कोई बिंदु दे देगा। अब यक्स बराबर 1 दे देगा, एक्स बराबर 2 देगा, एक्स बराबर 3 देगा, ये तो पता नहीं है, लेकिन यक्स का कोई एक मान दे देगा। इसको ना ऐसे कर दीजिए, आसान रहेगा, है ना। कहेगा कि x बराबर a पे जांच करिए, ये पर किस पे मेरे प्यारे भाई? अब a का मान 1 हो सकता है, कहेगा x बराबर 1 पे जांच करिए, x बराबर 2 पे जांच करिए, x बराबर 3 पे जांच करिए, x बराबर -1 पे जांच करिए, तो किसी पे भी पूछ सकता है। तो सबको हम क्या मान लिए? a मान लिए, यानी x बराबर a पे जांच करने के लिए पूछेगा तो आप लोग कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे मेरे प्यारे भाई? आइए सबसे पहले तो एक यहाँ से एग्जाम्पल एक चीज समझाते हैं, और ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए एफ एक्स बराबर मेरे प्यारे भाई x प्लस 5 लेता है, ठीक है, x प्लस 5। अगर x का मान एक लेते हैं, एक लेते हैं x का मान f ऑफ 1 बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं? f ऑफ 1, यानी फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 1 आ रही है, 1 f ऑफ 1, तो आप इसको 6 बोलिए या फिर f ऑफ 1 बोलिए, बात तो बराबर है ना। जैसे अगर x का मान 2 लेते हैं आप, तो f ऑफ 2 बोलिए या फिर 2 प्लस 5 यानी 7 बोलिए, दोनों का सेंस एक ही है। f ऑफ 2 बोलिए, x बराबर 2 पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ फंक्शन की वैल्यू x बराबर 2 पे आप बोलिए या तो f ऑफ 2 या फिर क्या बोल दीजिए? 7 बोल दीजिए, समझ ना, या तो 7 बोलेंगे या फिर f ऑफ 2। जब मान लीजिए हमसे बोल दिए f ऑफ 2, तो मेरा मतलब ये हम यही ना सोचेंगे यानी x के जगह पे 2 रखना है, अब जो भी वैल्यू आ जाए, ठीक है। अगर आप x की वैल्यू 3 रखते हैं, x की वैल्यू 3, तो f ऑफ 3 फंक्शन क्या होगा? f ऑफ 3। अगर x की वैल्यू 4 रखते हैं तो फंक्शन क्या होगा? f ऑफ 4, फंक्शन क्या होगा? f ऑफ 4 मेरे भाई, f ऑफ 4। तो फंक्शन की वैल्यू अगर x की वैल्यू a लेते हैं, a लेते हैं a, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी बताइए? फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी भाई बताइए? फंक्शन की वैल्यू ये आ जाएगी, तभी तो ग्राफ x बराबर a पे ग्राफ यही पहुंचा है, इसका मतलब यही तो फंक्शन की वैल्यू है ना, f ऑफ a। बताइए, लिख सकते हैं ऐसा f ऑफ a? बताइए क्या समस्याएं हैं आप लोगों को? बताइए मेरे प्यारे भाई जल्दी से, कोई समस्या नहीं है आप लोगों को? x बराबर a पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या होगा? f ऑफ a। सवाल पूछा जा रहा है कि x बराबर a पे फंक्शन को बताइए वो संतत है कि नहीं है, ये सवाल पूछ दिया। अब हम क्या करेंगे? अपने मन से x बराबर a पे तो पूछ रहा है, हम इससे थोड़ा सा दूरी राइट हैंड साइड पे जाएंगे और थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे और यक्स के इन मानों पर, ठीक है, ये क्या हो गया? जिस बिंदु पे पूछेगा भाई उससे थोड़ा सा राइट हैंड साइड जाएंगे, उससे थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, और यक्स के उन लेफ्ट और राइट वाले जो वैल्यू आ रहे हैं, यक्स के उन मानों पे फंक्शन की वैल्यू पता करेंगे, ठीक है। मान लीजिए x बराबर 1 पे पूछ रहा है, तो 1 से थोड़ा सा कम पे हम पता लगाएंगे या 1 से थोड़ा सा ज्यादा पे पता लगाएंगे, ठीक है। क्यों पता लगाएंगे आपको भी नहीं पता है, अभी आपको समझ में आएगा, ध्यान से समझिए। इससे ना हम थोड़ा सा दूरी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा दूरी आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब वो दूरी कुछ ना कुछ होगा। 5 5 आगे बढ़ेंगे, 10 आगे बढ़ेंगे, 40 आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेंगे, है ना। मान लेते हैं h बढ़े, कितना दूरी आगे बढ़े? h दूरी आगे बढ़े, तो ये जो अगला बिंदु मिलेगा x,
h दूरी आगे, वो x बराबर क्या होगा बाबू बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से, एकदम 1 मिनट के अंदर। सही बताए हो सर। ये जब आपका a है, x बराबर a है और ये h है, तो टोटल a प्लस h हो जाएगा, a प्लस h हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। बातें समझ में आ रही है? अगर आपका यहां से लेकर के यहां तक a है तो ये h है, तो टोटल a प्लस h हो जाएगा। वाह सर, यही हम भी सोच रहे थे। कहिए यहाँ पे बिंदु क्या होगा, ये फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x बराबर a प्लस ए पर, x बराबर a प्लस एस में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे भाई। अगर एक था तो f आप 1 बोले हैं, अगर 2 था तो f आप 2 बोले हैं, तो a प्लस एच है तो f आप a प्लस एच बोलेंगे। क्या समस्या है इसमें? कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक उसी प्रकार इधर भी उतना ही दूरी पे आइए। ठीक है, ये बिंदु क्या होगा, ये बिंदु बताइए, ये बिंदु क्या होगा, ये बिंदु हो जाएगा आपका x बराबर a माइनस एच। समझाना नहीं है इसमें ज्यादा, है ना, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, f ऑफ a माइनस एच। बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? आ रही है? अरे बताओ बाबू। बताइए, कोई समस्या इसमें? जिस पॉइंट पे पूछ रहा था उससे थोड़ा सा राइट हैंड साइड में गए हैं, उसमें फंक्शन की वैल्यू पता की है, उससे थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में गए हैं, उस पे फंक्शन की वैल्यू पता करे की है। अगर कोई भी फंक्शन संतत है किसी भी पॉइंट पे, वो उसका कंडीशन होता है कि जिस पॉइंट पे निकलना होता है, संतत पता करना होता है, उससे राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है और उससे लेफ्ट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है, वो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, और जिस पॉइंट पे भी निकल रहे हैं वो भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी अगर तीनों बराबर है तो फिर वो संतत है, अन्यथा वो संतत नहीं है मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है कि सर x बराबर a प्लस एच पर इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट ज्यादा होने का मतलब ये हुआ कि फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है। यहाँ पे इससे जब लेफ्ट हैंड साइड में आए हैं तो इसकी हाइट कम है, हाइट कम होने का मतलब ये हुआ कि फंक्शन की वैल्यू कम है। सर यहाँ पे तो बराबर है ही नहीं, आप अभी अभी बोले हैं कि जिस पॉइंट पे आपको ज्ञात करना है, संतत पता लगाना है, उससे लेफ्ट हैंड साइड में और उससे राइट हैंड साइड में जो वैल्यू आ रही है वो क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस ग्राफ पे तो दिख रहा है बराबर नहीं है। क्लियर? प्रेजेंट टाइम में ये जो फंक्शन है x बराबर ये संतत नहीं है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, अब हम इसको प्रयास करेंगे, इसको करेंगे बराबर करना। बराबर होगा कैसे? अगर ये जो हाइट है ना, ये हाइट जो है ये इसके बराबर हो जाए और ये हाइट जो है इसके बराबर हो जाए, तब जाके ये संतत हो सकता है, बराबर हो सकता है। तो ये जो h की वैल्यू ले रहे हैं हम लोग, h की जो वैल्यू ले रहे हैं वो अपने मन से ले रहे हैं ना, हम इसको आवश्यकता अनुसार ज्यादा कर सकते हैं, इसको आवश्यकता अनुसार कम कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई। बातें समझ में आ रही है? इस h की वैल्यू ये हमारे हाथ में है, इस h की वैल्यू को हम अपने आवश्यकता अनुसार ज्यादा कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कम करिए, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा है तो हाइट ज्यादा है ना, अगर h की वैल्यू आप कम कर दे, यहाँ पे ले लें इतना, फिर भी अब देख रहे हैं इतना ज्यादा है, अभी और कम करिए इसको, और इतना कर लिए, इतना लिए, बस इतना लिए था ना, इतना ले लिए, अभी भी ज्यादा है, इसको और कम करिए, और कम करिए, और कम करिए मेरे प्यारे भाई। एक समय ऐसा आएगा कि h की वैल्यू जो है ना बिल्कुल जीरो के करीब चली जाएगी। इतना था ना h की वैल्यू,
एक समय ऐसा आएगा जब h की वैल्यू बिल्कुल जीरो के करीब चली जाएगी, उस कंडीशन में यह जीरो नहीं है, जीरो के करीब गया है, एकदम बिल्कुल करीब, उस कंडीशन में x बराबर a प्लस एच पे जो वैल्यू है वही वैल्यू x बराबर a पे हो जाएगी, क्योंकि हाइट सेम हो गई, हम h का मान कम करते आ गए। बातें समझ में आ रही है? इसी को देखिए राइट हैंड साइड से आप इसको कम करते आ रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। इसी को बोलते हैं मेरे प्यारे भाई लिमिट लगाना, तो बोलते हैं इसीलिए इसी को बोलते हैं लिमिट लगाना। लिमिट ऐसे ही लगता है, तो लिमिट कैसे लगा, राइट लिमिट बोलेंगे क्योंकि राइट से लेके आ रहा है उसको, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो। ये क्या बला आ गई भाई, ये नया बला कहाँ से आ गई सर, अभी तो इतना कठिन हो गया है, अब ये नया बला कहाँ से ला दिए, जरा इसके बारे में आप लोग समझिए। h टेंड्स टू जीरो, इसको पढ़ते हैं हम लोग टेंड्स टू। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई, टेंड्स टू का मतलब होता है के तरफ बढ़ना या अग्रसर होना, के तरफ अग्रसर होना, के तरफ अग्रसर होना। देखिए मेरे प्यारे भाई h जो है वो के तरफ अग्रसर हो रहा है, किसके तरफ अग्रसर हो रहा है, तो जीरो के तरफ अग्रसर हो रहा है, मतलब जीरो के करीब आ रहा है, बढ़ रहा है, जीरो के करीब बढ़ रहा है। पहले h इतना था ना, देखिए जीरो के करीब आ रहा है, जीरो के करीब क्या आ रहा है, इसको पढ़ते हैं h टेंड्स टू जीरो। क्या पढ़ते हैं, h टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब हुआ h की वैल्यू जो है वो जीरो के करीब आ रही है। बातें समझ में आ रही है? आप बोलेंगे यस सर, तो इसको लिखा जाता है ऐसे एफ ऑफ ए प्लस एच। बताइए क्या समस्या है, ये आपका राइट हैंड लिमिट हो गया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अभी इधर से देखिए, इधर से लेफ्ट हैंड साइड से ये वैल्यू कम है, इसको बढ़ाना है, तो एच की वैल्यू हम कम करेंगे, ठीक है। इतना कर दिए तो थोड़ी सी हाइट बढ़ गई, थोड़ा और कम कर दिए तो थोड़ी सी और हाइट बढ़ गई, थोड़ा और कम कर दिए, थोड़ा और कम कर दिए। एक समय ऐसा आएगा मेरे प्यारे भाई एच का मान जो है, एच का जो मान है वो बिल्कुल जीरो के करीब पहुंच जाएगा। उस कंडीशन में लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, मतलब इधर से जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है वो भी एफ ऑफ ए के मतलब एक्स बराबर ए के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे, इसी को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि लेफ्ट से जा रहा है ना, लेफ्ट से, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी इसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। मेरे प्यारे भाई ए माइनस एच ही बोलेंगे ना, x के जिस मान पे निकालेंगे उसको यहाँ पे लिखेंगे और उसमें से h को घटा देंगे। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, x के जिस मान पे पूछेगा यहाँ पे वो लिख देंगे, ए की वैल्यू कहलाएगी और उसमें जोड़ देंगे, राइट हैंड लिमिट हो जाएगा। ये दोनों, और फंक्शन पे जिस x के जिस मान पे पूछ रहा है उस पर फंक्शन की वैल्यू, x के जिस मान पे संतत पूछ रहा है उस पे फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए मेरे प्यारे भाई। अगर ये तीनों बराबर हो रहे हैं तो फिर फंक्शन क्या है, संतत है, अन्यथा संतत नहीं है। इसको ऐसे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ ए बराबर राइट हैंड लिमिट, ये बराबर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला आपको पता है, राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला आपको पता है। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, और राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। बातें समझ में आई? बताइए, ये ग्राफ समझ में आया? अगर इसमें से मान लीजिए मेरे भाई ये और ये बराबर है, थर्ड वाला ये राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो हम बोलेंगे x बराबर a पे, मतलब जिस पे पूछेगा, मान लीजिए 5 से पूछा तो x बराबर 5 है, फंक्शन की वैल्यू संतत, फंक्शन संतत नहीं है, सीधा x बराबर जिस पे पूछेगा तो हम सीधा बोलेंगे है ना, तीनों बराबर होना चाहिए, तीनों, अगर एक भी गड़बड़ हुआ तो फिर वो संतत नहीं है। भैया वीडियो को पोस्ट करके है ना इसको अच्छे से बना लीजिए आप लोग, और आज का टाइम भी हो गया है ज्यादा, तो हम क्या करते हैं, ये कंसेप्ट है, बस यही कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई। 5.1 में इसी पे सारे सवाल लग जाएंगे, ठीक है। अब इसके जो देखिए आगे हम सवालों को सेट कर चुके हैं, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, ऐसे करके सेट हो चुका है इसमें सवाल। तो हम क्या करेंगे, तो आज का टाइम ज्यादा हो रहा है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसलिए क्वेश्चंस को कल लगाएंगे, ठीक है। आज के लिए आप कंसेप्ट्स को रहने दीजिए, इसको अच्छे से पढ़िए,
वीडियो को दोबारा देखिए अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो, और कल का वीडियो मिस मत करिएगा, क्योंकि इस फार्मूला निकाला गया है, इस फार्मूले का यूज कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप फार्मूला सीख के करेंगे क्या जब आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो, है ना? तो आप लोग कल के वीडियो में आप लोगों को ज्ञान से सवाल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना? तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए मेरी ख्याल